तान्या था एपिसोड 18। बेला कमरे में टांगों पर सर झुकाए बैठी थी। इसे रोज खाना मिलता था, इसे हर चीज मैसर थी, लेकिन वो कैद थी। वो नहीं जानती थी कि बाकी सब यहीं हैं या नहीं। दरवाजा अचानक खुला तो उसने सर उठाकर सामने देखा। हेनरी को अपने सामने देखकर वह एकदम खड़ी हो गई। रात के 11 बज रहे थे। जैस्पर की प्राइवेट लाउंज की मध्यम रोशनी सिगरेट के धुएं और शराब की खुशबू से भरी हुई। वो सोफे पर बेफिक्री से बैठा था। एक हाथ में गिलास था और दूसरे हाथ में ड्रग्स की छोटी सी शीशी, जिसे वो उंगलियों के दरमियान घुमा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। बेला आहिस्ता से अंदर दाखिल। जैस्पर ने एक सरसरी नजर उस पर डाली, फिर दोबारा अपनी शीशे की तरफ देखने लगा। क्या चाहिए? बेला ने हिम्मत जमा की। आपके डैड ने कहा है कि मैं आपके साथ कुछ देर बैठूं। जैस्पर ने तल्ख हंसी हंसी। तो अब वो मेरे लिए नर्स भेजने लगे हैं। वो नाराज हुआ बैठा था, तभी तल्खी से बोला। बेला खामोश रही। वो चंद कदम आगे बढ़ी और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जैस्पर ने ड्रग्स इस्तेमाल किए, फिर सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। तुम्हें मुझसे डर लगता है? वो पूछ रहा था। जी। वो कॉन्फिडेंस से बोलने की कोशिश कर रही थी। बेला ने बगैर झूठ बोले जवाब दिया। जैस्पर ने आंखें खोली, फिर भी आ गई। क्योंकि हुक्म था। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी से ये चीज़ कभी जाएगी। तभी इनका हुक्म मान कर आ गई। चंद लम्हे खामोशी रही। जैस्पर तल्खी से हंसा। जैस्पर ने मेज पर पड़ा लाइटर उठाया और खेलने लगा। जानती मुझे वो लोग पसंद नहीं जो किसी के कहने पर मेरे करीब आए। बेला ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। और मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हर वक्त दूसरों को खुद से दूर धकेलते हैं। ये जवाब सुनकर जैस्पर के हाथ की हरकत रुक गई। आईब्रो झुकाकर उसके फौरी जवाब को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसने बेला को गौर से देखा। ज्यादातर लोग इससे नजरें चुरा लेते थे, लेकिन ये लड़की खौफजदा होने के बावजूद उससे नजरें नहीं चुरा रही थी। जैस्पर आहिस्ता से उठा, चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। एक बात याद रखना, इसने झुककर धीमी आवाज में कहा। अगर दोबारा मेरे पास आओ तो हेनरी के हुक्म पर नहीं, अपनी मर्जी से आना। यह कहकर वो मुस्कुराया और बाहर निकलने लगा, जबकि ये घर उसका था और वो इसी फ्लैट में इस वक्त खड़ी थी जहाँ एक बार पहले भी हेनरी ने इसे भेजा था उसके लिए। जैस्पर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से बेला की आवाज आई। अगर मैं अपनी मर्जी से आऊं तो क्या बदल जाएगा? जैस्पर के कदम रुक गए। इसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी, मगर पलटा नहीं। कुछ नहीं। बेला ने भौं सुकेड़ी। तो फिर अभी ये बात क्यों? जैस्पर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखें हमेशा की तरह सर्द थीं। क्योंकि मुझे एहसान पसंद नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस उसकी तरफ आया। और तुम्हारे यहाँ आना एहसान लग रहा है। बेला भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं, बेला ने धीरे से कहा। इस घर की? इसने बात घुमाना चाहिए। जैस्पर ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर कहकर लगाया। तुम वाकई समझती हो कि ये घर है? इसने दोनों बाजू फैला दिए। ये कैद खाना है बेला। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोने के पिंजरे में बंद हैं और कुछ लोहे के। बेला के पास इस बात का जवाब नहीं था। खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद जैस्पर ने जेब से सिगरेट निकाला, जलाया और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। तुम्हें न्यूयॉर्क आए कितना अरसा हो गया? इतना कि दिन गिनने छोड़ दिए हैं। वो जैसे अपने कैद हो जाने पर काफी गम में थी। और भागने की कोशिश? बेला ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा। हर बंद दरवाजा एक ही जवाब देता है। जैस्पर ने धुआं बाहर छोड़ा। दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते। बेला ने फौरन उसकी तरफ देखा। इसका मतलब? जैस्पर ने कंधे उचका दिए। जो मतलब तुम समझना चाहो। बेला ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी मदद करोगे? जैस्पर ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसने सिगरेट एशट्रे में बुझाया, फिर इसके करीब आकर धीमी आवाज में बोला। मैं किसी की मदद नहीं करता। फिर भी? बेला ने नजर इसकी आंखों में रखते हुए कहा। मुझे लगता है तुम वो नहीं हो जो सब समझते हैं। ये जुमला पहली बार जैस्पर के चेहरे से मुस्कुराहट ले गया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि लड़की सादा है या बहुत खतरनाक। आखिरकार इसने दरवाजा खोला। एक मशवरा दूं? क्या? मेरे बारे में राय बनाना बंद कर दो। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि जिस दिन तुम्हें असल जैस्पर नजर आया, शायद तुम मुझसे नजरें भी न मिला सको। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। बेला खामोश खड़ी रही। इसे एहसास था कि लड़का दीवारों से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से बना हुआ है। और शायद इसी अंधेरे में कोई राज दफन था, जिसे वो अभी जानती नहीं थी। हेनरी ने उसे जैस्पर को अपने काबू में करने के लिए भेजा था, कि वो उसके बेटे की ये लत छोड़ा दे, और वो जितना पैसा चाहे वो उसे देगा। वहां से कैद खाने से आजाद होने के लिए उसने ये बात मान ली थी। जैस्पर से शायद किसी नरमी की उम्मीद थी, तभी वो उस पर भरोसा करती यहाँ निकल आई थी। जैस्पर दरवाजा खोलकर जैक्सन के ऑफिस में दाखिल हुआ। जैक्सन ने फाइल से नजरें उठाई और चंद लम्हे खामोशी से अपने बेटे को देखता रहा। बैठो।
जैस्पर कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर जैक्सन ने संजीदगी से कहा, एक बात मान लो जैस्पर, ड्रग्स छोड़ दो। जैस्पर के होंठों पर हल्की सी तंजीह मुस्कुराहट आई। नामुमकिन, ये तुम्हें खा जाएंगे। हो सकता है, जैस्पर ने बेपरवाही से कंधे उचका, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जैक्सन ने कुछ लम्हे से देखा, जैसे मजीद बहस करना चाहता हो, मगर फिर खामोश हो गया। इसने मौजू बदल दिया, एक ज़रूरी खबर है। जैस्पर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जैक्सन ने आहिस्ता से कहा, मैंने एलिफ को दावत भेज दी है। जैस्पर की पेशानी पर बल पड़े। दावत? वो जल्द न्यूयॉर्क आ रहा है। जैस्पर चंद लम्हे खामोश रहा। तुमने खुद इसे बुलाया? हाँ। उसने गहरा सांस लिया। मगर इस बार इसने कोई इतराज नहीं किया। इसका मतलब खेल अब यहाँ खेला जाएगा। बिल्कुल। जैक्सन ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। और एक खबर और भी है। जैस्पर ने नजरें उस पर जमा दी। एलिफ मियां से शादी कर रहा है। ये सुनते ही जैस्पर की आंखें फैल गईं। क्या? वो फौरन सीधा होकर बैठ गया। ये नहीं हो सकता। इसकी आवाज में पहली बार गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। जैस्पर उठने ही लगा था कि जैक्सन ने मजबूत लहजे में कहा, बैठ जाओ। जैस्पर रुक गया। गुस्सा अभी किसी काम का नहीं। जैक्सन ने उसको सुकून से कहा, तहम्मुल करो। एलिफ ने पहली चाल चली और मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है। जैस्पर ने दांत बिछे, मगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इसकी नजरें फर्श पर जमी थी। जैक्सन ने धीमे लहजे में कहा, वक्त आने दो जैस्पर, फिर जो करना होगा हम करेंगे। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सफेद लाइट्स और सजावट से शिकागो में मौजूद मैंशन खूबसूरती से सजा था। मिया को जबरदस्ती व्हाइट ड्रेस पहनाया था उसने। वो मुसलसल रो रही थी। एलिफ ने इसे बार बार कहा था कि वो नीचे खुद से आ जाए, लेकिन मिया ने भी कसम खा ली थी इससे जिद बांधने की, क्योंकि वो नीचे गई ही नहीं थी। और एलिफ ने कुछ देर इंतजार किया और फिर वो ऊपर आ गया। मिया ने रूम लॉक किया हुआ था। एलिफ ने गार्ड से चाबी मंगवाई और दरवाज़ा खोला। वो अपना हुलिया बिगाड़े अंदर बैठी थी। इसने बाजू जकड़ा और इसे वहां से बाजुओं में उठाकर लेकर नीचे आ गया। मियाँ की जानिब सब देख रहे थे, जबकि मियाँ एलिफ को देख रही थी। उसने मियाँ को बीच में खड़ा किया, उसे रिंग पहनाई, खुद रिंग पहनी, झुककर खुद पेपर पर साइन किया और मियाँ का जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर वो एकदम उसकी कमर को सख्ती से जकड़कर उसे सबके सामने किस कर गया। मियाँ ने इसे गुस्से से दूर धकेला। हैप्पी मैरिज जैक्सन की प्रिंसेस। वो मुस्कुराया और उसके होंठों को अंगूठे की मदद से छूकर अपने लबों से लगा लिया। सबने उनकी ये शादी देखी थी, जिसमें मियाँ की रजामंदी शामिल नहीं थी, और इस शादी में बस घर वाले शामिल थे। बाकी दुनिया में ये खबर फैली हुई थी, सिर्फ फैलाई गई थी। मियोन ने भी यह नज़ारा किया और फिर वहाँ से चली गई। मियाँ भी वहाँ से भाग कर जा चुकी थी। एलिफ अलबत्ता मुतमईन था। मियाँ बेड पर बैठी, ड्रेस अब भी वही था। वो गैर इरादतों पर एलिफ का इंतजार करने लगी। मालूम नहीं, ये अंगूठी अपने हाथ में बहुत देर देखने के बाद उसके दिल में एक अजीब एहसास उठ रहा था, और ना चाहते हुए भी उसका इंतजार कर रही थी, जो अब तक उसके पास नहीं आया था, जबकि एलिफ मियोन के पास था। तुमने ये क्या किया है? बताओ मुझे तुम। मियोन की आंखें भीग गईं। एलिफ उनके नज़दीक गया। आपको क्यों लग रहा है मियाँ मेरे और मेरे मिशन के दरमियान आ जाएगी? मैं जैक्सन को कोई खुशी नहीं देना चाहती। वो गुर्राई। इसे कोई खुशी नहीं मिलेगी और वो कभी खुश नहीं होगा। मियाँ और मेरी शादी पर आप मुतमईन हो जाएं। इसने तसल्ली दी। मियोन चुप हो गई, और एक और शख्स भी था जिसे उन दोनों की शादी की बेहद तकलीफ हुई थी। बहुत मियाँ, मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। तुमने मुझे उल्लू बनाया और एलिफ से शादी कर ली, लेकिन ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ। अब एलिफ की सीट भी मेरी होगी और तुम भी मेरी होगी। वो मुठियाँ भींच गया। जबकि दरवाज़ा बजा तो उसकी मां अंदर दाखिल हुई। उसने सर झटका। वो इस वक्त किसी से ना मिलना चाहता था, ना बात करना चाहता था। देखा तुमने, उसने शादी कर ली मियाँ से। अब पता क्या होगा? उसने बेटे की तरह देखा। एलिफ मरेगा और मियाँ मेरी होगी। वो सुकून से बोला, तुम पागल हो? तुम्हें मियाँ का क्या दौरा पड़ गया? मियाँ तो मेरी है मॉम, और मैं अब मज़ीद इस पर बहस नहीं करना चाहता। इसने दो टोक कहा। टेलर टेलर ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। एलिफ पूरी रात कमरे में नहीं आया था, और मियाँ पूरी रात उसके इंतजार में यूं ही बैठी रही, उसी लिबास में। उसने ना लिबास तब्दील किया, ना वो सोई। सुबह के करीब एलिफ कमरे में आया और उसे यूं देखकर उसने खुद पर से कोट उतारा। तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? सो जाती, क्यों जागती रही? वो बोला, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। कहाँ थे तुम? मियाँ खड़ी हो गई। तुम अपनी मॉम के पास थे एलिफ। तो उसने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। खूबसूरत तो वो बला की थी। सही। अगर तुम्हारी माँ को शौहर रखने का इतना शौक है तो वो दूसरी शादी करें, या फिर जो मर्जी करें। तुम्हें अपने पास रखने का क्या मतलब है? शट योर माउथ। वो एकदम हाथ उठा गया, लेकिन इस हाथ ने मियाँ को नहीं छुआ।
جو मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम खुद को क्या समझ रही हो? मेरी माँ मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम है, और मैंने ये शादी वैसे भी अपने बच्चे के लिए की है। हनी, तो तुम्हें इतने अरमान सजाने की जरूरत नहीं है। वो खुद को रिलैक्स कर गया जबकि मियाँ ने उसे दूर धकेल दिया। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। उसने सर पर से ताज उतार कर फेंका और वॉशरूम में चली गई, जबकि एलिफ ने गहरा सांस खींचा और खुद भी बिस्तर पर लेट गया। एलिफ लिबास तब्दील करके मुकम्मल सिया लिबास में आईने के सामने आ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? मियाँ के सवाल पर उसने निगाह तिरछी की। तुम्हारे बाप के पास, वो तामुल से बोला। मियाँ चुप हो गई। वो अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को घुमाने लगी। क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो रही हो? वो इसके नजदीक आया। नहीं, कुछ नहीं। उसके पास से जाने लगी कि एलिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी फॉर द नाइट। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, और उसके लिए हर लड़के के दिल में ख्वाहिश होती है। वो बोला तो मियाँ ने उसकी सिम देखा। लेकिन तुम्हें अपनी माँ ज्यादा अहम थी। वो साबित कर गई कि उसके दिल में यही था। तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो जिससे मैंने जबरदस्ती शादी की है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर इतना एक्साइटेड होना चाहिए था? उसके सवाल पर मियाँ ने उसकी सिम देखा। ठीक कहा है तुमने। मुझे नहीं होना चाहिए था। तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे डैड को मारना चाहते हो। रोपर फैमिली तुम्हारे साथ रियायत नहीं रखेगी। सिर्फ तुम रख लेना, बाकियों को मैं देख लूंगा। वो नरमी से सजे होठों को झुक कर छूता बोला। कुछ नहीं, जितना तुमने मुझे टॉर्चर किया है मैं तुम्हारे साथ कभी। अचानक एलिफ ने उसके कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर शिद्दत से झुका। एलिफ, वो उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, तो वो भी अपना वजूद उसके हवाले कर गई। इस वहम में न रहना बेबी कि तुम्हारा बाप तुम तक पहुंच जाएगा। वो मुस्कुराया। मियाँ ने आंखें सुखेड़ ली और वो उससे दूर हो। एक नजर उसे जी भर कर देखा। मियाँ भी उसे ही देख रही थी। तभी डेविड ने दरवाजा बजाया तो दोनों की निगाहों का तसादुम टूट गया। एलिफ ने सर पर कैप पहनी और मास्क को लगाकर वो बाहर निकल गया। वो सीढ़ियाँ उतरा और म्योन के पास आया। इसे बताया कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। म्योन ने उस चेहरे पर हाथ रखा। आप मेरी फिक्र ना करें, लेकिन प्लीज मियाँ को टॉर्चर ना कीजिएगा। इसकी बात ना किया करो मुझसे। वो जरा गुस्से से बोली। वो गहरा सांस भरकर वहां से भी चला गया। न्यूयॉर्क जाने के लिए उनका चौपर तैयार था। एलिफ, तुझे लगता है कि तू खुद जान कर ये सब ठीक कर रहा? डेविड ने उसकी सिम देखा तो वो काफी कॉन्फिडेंट था। जो कुछ मैं कर चुका हूँ, जैक्सन किसी भी हरकत से गुरेज करेगा। वो बोला, और चोपर की तेज आवाज जब उभरी तो वो खामोश हो गया। उसके साथ कई गार्ड्स थे और डेविड था। बस उसने कुछ देर के लिए आंखें मूंद ली। मालूम नहीं क्यों आंखों में एक ही चेहरा था, और वो मियाँ का था। एलिफ वहां से निकल गया सर। गार्ड दौड़कर उसके पास पहुंचा। शिकागो पर हमला कर दो और उसके घर के मर्द उठाना बस, और मियाँ को लेकर न्यूयॉर्क एलिफ से पहले पहुंच जाना। वो बोला, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गार्ड ने सर हिलाया। इसने ये काम जेस्पर को उसने ये काम जेस्पर को दिया था, लेकिन टोक भी दिया था कि वो अपने जज्बात में फिर कोई गलती ना कर दे। वो कई दिनों बाद एले के कमरे में आया। वो काफी बीमार सी लग रही थी और कमजोर भी। एले ने जैक्सन पर से निगाह हटा ली। वो उसके नजदीक आया, उसके चेहरे पर हाथ रखा। 1 घंटे में मियाँ तुम्हारे पास होगी, वो बोला तो एले ने उसकी सिम निगाह उठाई। आप सच कह रहे हैं जैक्सन? बिल्कुल सच, उसने प्यार से कहा तो एले उसके सीने से लगी रो पड़ी। मियाँ अब आ जाए तो बस मैं उस पर सख्ती करूंगी, उसे बाहर जाने नहीं दूंगी। आप बीच में मत बोलिएगा। एली ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। ओके। वो उसकी बात मान गया। उसके दिल में एक सुकून सा था, जैसे बरसों बाद चैन मैसर हुआ हो। शिकागो की मसरूफ सड़कें मामूल के मुताबिक जिंदगी से भरी हुई थी। गाड़ियां रवान थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में शहर का एक हिस्सा मैदान जंग बनने वाला। एलिफ के मेंशन में सुकून था, लेकिन एलिफ के चंद काबिल एतमाद आदमी इनकी हिफाजत पर मामूर थे। अचानक धड़ाम, मरकजी गेट एक जोरदार धमाके से उड़ गया। काले लिबास में मलबूस जैस्पर और मुसल्ह अफराद धुएं के बादल से निकलते हुए अंदर घुस आए।
कोई हरकत ना करे। फायरिंग की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। एलिफ के मुहाफिजों ने फौरन जवाबी फायर खोल दिया, मगर हमला आवर पहले ही हर रास्ता बंद कर चुके थे। मियाँ को निकालो, बाकियों को रोको, जैस्पर ने चीख कर हुक्म दिया। टेलर ने बंदूक उठाई, मुसलसल गोलियां चलाई, मगर मुखालफिन की तादाद कहीं ज्यादा थी। डैनल, मियाँ को लेकर पीछे से निकलो, उसने आवाज़ लगाई। डैनल ने मियाँ का हाथ पकड़ा, जबकि मियाँ ने कोशिश की थी उससे अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन डैनल इसे लिए पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन वहां पहले से ही जैक्सन के आदमी मौजूद थे, हथियार नीचे। 4 बंदूकों के दहाने इनकी तरफ उड़ चुके थे। डैनल ने मजामत की कोशिश की, लेकिन वो तबीयतन डरपोक था। अपनी जान बचाने को उसने मियाँ को छोड़ दिया और एक जोरदार वार से वो जमीन पर गिर गया। टेलर भी चंद लम्हों बाद चारों तरफ से घेर लिया गया था। मियाँ दौड़कर जस्पर के सीने से लग गई। बस खेल खत्म, वो बड़बड़ाया। चंद ही लम्हों में डैनल और टेलर के हाथ बांध दिए गए। बाहर साइरनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर जैक्सन के आदमियों ने पूरा ऑपरेशन सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल कर लिया था। जैस्पर ने वायरलेस पर मुख्तसर पैगाम दिया। टेलर, डैनल हमारे कब्जे में है, वापसी शुरू कर दो। काली एसयूवीज तेज से सड़क पर दौड़ गईं, जबकि पीछे धुआं, टूटी हुई इमारत और जख्मी मुहाफिज रह गए। जबकि औरतें भी उसी वक्त न्यूयॉर्क में जैक्सन अपने दफ्तर की खिड़की के सामने खड़ा था। फोन बजा। डैड, मिशन कामयाब रहा। जैक्सन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ऐसा ही होना था। वो काफी मुतमईन था। उसने जैक को फोन मिला दिया। न्यूयॉर्क में और उन लोगों के दिलों में जिंदगी से दौड़ गई। न्यूयॉर्क में दाखिल होते ही उनके मोबाइल के सिग्नल्स खत्म हो गए। एलिफ, सिग्नल खत्म हो गए। डेविड ने जैसे ही कहा, एलिफ उससे पहले कुछ करता, तभी उन पर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। वो समझ ही नहीं सका गोलियां कहाँ से उन पर अटैक कर रही थी। वो गाड़ी के बोनेट पर जंप लगाता गाड़ी के पीछे छुप गया। उसके गार्ड्स मुकाबला कर रहे थे। एलिफ बेवकूफ़ नहीं था। वो इस सब की एक्सपेक्टेशन रखता था, लेकिन ये नहीं कि आते साथ ही उन पर हमला हो जाएगा। यानी जैक्सन ने उसे बेवकूफ़ बनाया, और यकीनन वो शिकागो पर भी हमला कर चुका था। उसने मोबाइल निकाल कर दोबारा चेक किया। सिग्नल उड़ गए थे। उसने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ, किस पर फायरिंग करता? हवा में तीर कैसे चला सकता था? उसने धुआं देखा। उसके गार्ड्स मुसलसल गोलियों की जद में आ रहे थे, मर रहे थे। डेविड ने एलिफ को देखा। बंदूकें फेंक कर सरेंडर कर दो, वो चीखा। तो डेविड ने हाथ खड़े कर दिए, और जैसे ही उसने हाथ खड़े किए, उन पर गोलियों की बौछार बंद हुई। एलिफ ने भी अपनी नीली आंखों से इर्द गिर्द देखा, जैसे वो मामले को समझना चाह रहा हो। चलें? जैस्पर की आवाज़ पर उसने सिर्फ निगाह मोड़ी, और जैस्पर ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर मुस्कुराते हुए छोड़ा। ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस की भी एक हद होती है, और वो खत्म हो गई थी तुम्हारी। तभी तुमने डैड की बात मान ली। तुम्हें लगता है हम अपने माफिया छोड़ेंगे और तुम्हारे आगे पेश कर देंगे कि लीजिए मिस्टर एलिफ, ये आपकी हुई। तुम अपने बाप की तरह मरोगे, या इससे भी ज्यादा भयानक। वो मुस्कुराकर उसे आगे धक्का दे गया। एलिफ ने मजामत नहीं की।